हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम यूपी डीएलएड के नए बैच 2024-26 के रिगार्डिंग प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सभी पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको प्रथम सेमेस्टर में पेपर को पढ़ने हैं। सबसे पहले जानेंगे हम यूपी डीएलएड 2024-26 के रिगार्डिंग आपके जो एग्जामिनेशन होंगे। इसमें जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं वो आपको दो टाइप से देखने को मिलेगा। पहला हमारा होता है इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी हमारा आंतरिक मूल्यांकन होता है। दूसरा हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है जिसे हम बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। आंतरिक मूल्यांकन हमारा टोटल मार्क्स 425 नंबर कैरी करता है, वही हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है वो हमारा 375 नंबर कैरी करता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल मार्क्स होंगे, आपके कितने मार्क्स के होंगे एग्जाम, आपके 800 मार्क्स के एग्जाम देखने को मिलेगा। यानी आपको प्रथम सेमेस्टर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स मिला के 800 नंबर के आपके मार्क्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कितने पूर्णांक के होंगे और कितने मार्क्स लाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पेपर में। ठीक है ना, तो जानते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके प्रश्न पत्र हैं। तो प्रथम जो हमारा प्रश्न पत्र होगा, जो हमारा पेपर होगा, उसका नाम क्या है, बाल विकास है। ये हमारा एजुकेशन का पार्ट है, यानी जो हम लोग चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें टोटल आपका क्या होगा, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें जो आपका पूर्णांक है यानी जो आपका मार्क्स है, इसमें कितना है, तो जो हमारा एक्सटर्नल जो मूल्यांकन होगा ये हमारा 50 मार्क्स का होगा। आंतरिक मूल्यांकन जो हमारी होगी वो हमारी कितने मार्क्स की होगी, वो हमारी 50 मार्क्स की होगी। यानी कि आपको 50 मार्क्स का बाह्य मूल्यांकन हो रहा है और जो हमारा इंटरनल मूल्यांकन होता है कितने मार्क्स का हो रहा है, 50 मार्क्स का हो रहा है। यानी टोटल ये आपका 100 मार्क्स का होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जब हमारा पेपर होगा, जब मैं एग्जाम दूंगा, तो उसमें जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा यानी लिखित परीक्षा होगी जो हमारा दूसरे जगह सेंटर जाता है, उसमें मुझे मिनिमम कितना नंबर पाना है, पास होने के लिए 25 नंबर आना जरूरी है। यानी कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, आपको 50% मार्क्स जो है लाने जरूरी होंगे। वही अगर आपका आंतरिक मूल्यांकन ग्रेड में होता है तो उसमें आपको सी लाने जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स का आपका ग्रेड इसमें दिया हुआ है, उसको हम लोग जान जाएंगे। जो आपका सेकंड पेपर होगा वो भी आपका एजुकेशन का ही है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। यानी जो हमारे शिक्षण अधिगम है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं उसके बारे में आपको पढ़ने होंगे। वो भी आपके सेम 50-50 और 100 मार्क्स के होंगे टोटल। इसमें भी आपको 25 नंबर लाने बाह्य में, यानी 50 में आपको 25 लाने अनिवार्य हैं। और यहाँ भी आपको सी ग्रेड मिलेगा जब आपका इंटरनल मूल्यांकन होगा। तो जो हमारा थर्ड पेपर आता है विज्ञान का आता है, यानी हमारे साइंस के पेपर आएंगे। ये आपका जो पूर्णांक होगा, टोटल पूर्णांक कितने हैं, 50 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 25 जो है आंतरिक और आपका बाह्य को बांटा गया है। इसमें आपको 12 नंबर लाने जो है अनिवार्य हैं पास होने के लिए। वहीं आपका जो ग्रेड बनेगा सी ग्रेड बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। चौथे पेपर में हमारा क्या है, तो गणित होगा। गणित भी हमारा इसका 50 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपका 25-25 दोनों में आपका कैरी किया है। इसमें भी आपको पास होने के लिए 12 मार्क्स जरूरी है। वही आपका जो पांचवा पेपर होगा हमारा सामाजिक अध्ययन का होगा, यानी सोशल साइंस, जिसमें ये आपका 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स आपके बाह्य मूल्यांकन होंगे, 50 मार्क्स आपके आंतरिक मूल्यांकन होंगे। पास होने के लिए भी यहाँ पे कितने नंबर चाहिए, आपको 25 नंबर चाहिए। और जो आपका ग्रेड बनेगा आंतरिक मूल्यांकन का वो आपका सी ग्रेड बनेगा। छठा पेपर जो हमारा होगा हिंदी का होगा, लैंग्वेज का होगा, हिंदी का। ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ये आपका 25 में डिवाइड होगा। इसमें भी इसको भी पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 12 नंबर चाहिए। और इसमें जो आपका ग्रेड बनेगा वही आपका सी ग्रेड बनेगा। नेक्स्ट आपका जो सातवां पेपर होगा यह आपका लैंग्वेज का है। या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या तो आप उर्दू ले सकते हैं। आप दोनों में से जो वैकल्पिक होगा इसमें आप उसको ले सकते हैं। ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपका 25 इंटरनल और एक्सटर्नल होगा। आपको बाह्य में यानी कि मिनिमम आपको 12 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, किसमें, लिखित वाले पेपर में। और जो आपका इंटरनल मूल्यांकन होगा उसमें आपको सी ग्रेड लाना अनिवार्य है। जो हमारा 9वां पेपर होगा, 9th पेपर हमारा होगा कंप्यूटर शिक्षा का, यानी कंप्यूटर एजुकेशन का पेपर होगा। ये हमारा 50 मार्क्स का होगा। ये भी हमारा 25 का डिवाइड होगा। इसको भी पास होने के लिए 12 नंबर हमको लाना अनिवार्य है।
और वहाँ भी आपको सी ग्रेड लाना जरूरी होगा। जो हमारा अष्टम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 8वां पेपर है, 8वां पेपर हमारा क्या है, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कला एवं संगीत है। इसमें क्या है आपका, तो शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन है, यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन आपको पढ़ना है, और हमारा आर्ट एंड संगीत है, ठीक है ना। तो ये आपका 8वां पेपर है। तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपका नहीं होगा एक्सटर्नल एग्जाम, इसका केवल आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। क्या होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, और ये आपका कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका शारीरिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कला हो गया, और संगीत का आपको एग्जाम नहीं देना है, ये केवल आपको आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें आपको सी ग्रेड लाना अनिवार्य है। अब लास्ट में जो आपका दिया है इंटर्नशिप, मैं आगे बताऊंगा आपका इंटर्नशिप क्या है, किस तरीके से उसको किया जाता है। तो इंटर्नशिप में आपका 2 पार्ट दिया हुआ है। एक आपका भाग क में है बाह्य मूल्यांकन, यानी कि आपके जो एक्सटर्नल मूल्यांकन होंगे उसको रखा गया है, और भाग ख में जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन है, यानी कि इंटरनल मूल्यांकन। ये आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर कैरी करेगा। ये ऑलरेडी कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का, यानी 100 जो आपके मार्क्स होंगे बाह्य मूल्यांकन में से मिलेंगे, और जो आपके 100 मार्क्स होंगे कैरी करेगा इंटरनल मूल्यांकन से। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बाह्य मूल्यांकन होगा उसमें आपका 50 नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए, 50 नंबर लाना इंपॉर्टेंट है। ग्रेड की वही बात करेंगे तो आपको सी ग्रेड लेना जरूरी है, किसमें, जब आपका इंटरनल मूल्यांकन होगा। तो अब यहाँ पे टोटल आते हैं, तो जो हमारा ये 375 है, ये हमारा किसका बताता है, तो ये हमारा एक्सटर्नल जो हमारे एग्जामिनेशन होंगे उसके दिखाएंगे, और जो हमारा 425 नंबर है ये हमारा किसका है, तो ये हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन का दिया है। टोटल हमारे कितने हो गए, 800 नंबर के आपके एग्जाम देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया, हमारे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कितने हो गए, 800 मार्क्स के आपको देखने को एग्जाम मिलेगा। अब आते हैं हमारे प्रथम सेमेस्टर में। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाइट मिला होगा, खुद डाइट मिला होगा, जो हमारे गवर्नमेंट डाइट हैं, और कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं जिनको जो है मिलता है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बच्चों के लिए, तो प्राइवेट संस्था में उन्होंने एडमिशन कराया होगा। तो यहाँ पे देखिए, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे डाइट हो, तो सरकारी जो गवर्नमेंट है डाइट है, तो वहाँ पे तो आपको जो नॉर्म्स हैं उसको तो लेके चलते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा आपको कम देखने को मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे मिनिमम थोड़ा सा समझना है कि जो हमारे प्रथम सेमेस्टर हैं, तो इसमें जो हमारे क्लासेज होंगे वो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कुछ बच्चे क्लासेज करते हैं, कुछ बच्चे क्लासेज नहीं करते हैं। फिर भी अगर आपको जो बच्चे क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मिनिमम ये चीज़ ज़रूर जानना है कि हाँ, अगर ये पेपर है तो ये पेपर को कितने दिनों में ख़त्म किया जा सकता है, कितने लेक्चर में ये इसको कवर करना है, तो ये इसको फॉलोअप करना जरूरी है। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो आपका साइंस होगा, तो साइंस जो हमारा कालांश होगा, यानी कि जो हमारा पीरियड होता है बोल आपके जो, तो हमारा न्यूनतम यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 50 पीरियड होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 50 पीरियड होने चाहिए। यानी कि अगर हम लोग डे वाइज किया जाए तो आपका कितना आ रहा है, आपका 1.5 महीने से ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। आपके वही 50 दिन अगर डेली अगर इसको पढ़ाया जा रहा है तो आपको 50 दिन में ख़त्म हो जाएंगे विज्ञान के। और यहाँ पे और चीज़ दिया है कि समूह चर्चा, यानी कि जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं या कोई प्रोजेक्ट का कालांश बनाते हैं, तो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। वहीं गणित की बात करते हैं तो ये भी आपके 50 पीरियड होनी चाहिए, इसका भी समूह चर्चा के लिए 30। सामाजिक अध्ययन के लिए 75 क्लासेज आपको लगाने हैं, और इसके जो समूह चर्चा है आपको 30 होने चाहिए। हिंदी के लिए आपको 45 क्लासेज होनी चाहिए, 15 दिन का आपका जो है समूह चर्चा पीरियड को लेना चाहिए। संस्कृत हो चाहे उर्दू हो, 45 दिन का क्लासेज हो, और वहीं आपका समूह चर्चा कितने, 15 दिन। कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपको 60 दिन चाहिए, और आपका 30 दिन या 30 पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, समूह चर्चा या प्रोजेक्ट होना चाहिए। कला हो गया, संगीत हो गया, शारीरिक शिक्षा एवं आपके स्वास्थ्य हैं, इसके लिए आपको 15 क्लासेज आपके लेने अनिवार्य हैं, और ये आपका जो समूह चर्चा होगा, यानी कि चर्चाएं आपको इसमें ज़्यादा करनी है, आपकी ये 30 होंगे। अब आते हैं हमारे ये 2 पार्ट जो है एजुकेशन के हैं। तो बाल विकास एवं सीखने की जो प्रक्रिया है, कितने क्लासेज होंगे आपके, 75 क्लासेज होंगे, और जो हमारे समूह चर्चा या प्रोजेक्ट के जो कालांश होंगे वो आपके कितने होंगे, 15 क्लासेज को लेना होगा। वही हमारा शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होंगे, इसके भी आपको 75 क्लासेज लेने हैं, और आपके जो 15 हैं ये आपके समूह चर्चा के लिए जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारे हैं कक्षा शिक्षण या जो हमारे इंटर्नशिप की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दिनों की संख्या कितने दिन है, तो आपको 30 दिन करने हैं। यहाँ पे आपको समझना है ये क्या है, दिनों की संख्या है, यहाँ पे कालांश है,
यानी ये भी हो सकता है कि जो हमारे कालांश है एक दिन में हम 2 पीरियड ले रहे हैं, 3 पीरियड ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, क्लासेज जो है काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा इंटर्नशिप है ये हमारा 30 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 30 दिन का, यानी 1 महीने आपको इंटर्नशिप करने हैं। इंटर्नशिप क्या होती है, कैसे किया जाता है, वो मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा। परीक्षा जो हमारा होगा तो दिनों की संख्या क्या है, 10 दिन है। यानी जो हमारा एग्जाम होगा कितने दिन, 10 दिन में आपकी चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि हम लोग अगर टोटल अगर कालांश या पीरियड की बात कर रहे हैं 490 यानी 500 क्लासेस के करीब आपके होंगे। और वहीं अगर हम लोग जो समूह चर्चा की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वो हमारा 210 क्लासेज के बराबर होगा। तो ये हमारे ये क्या है, मिनिमम है कि इतना हमको फॉलोअप करना है, जिससे कि जो हमारे प्रथम सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उसको बेहतर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से समझ सकें। अब आते हैं हमारे जो मूल्यांकन होंगे, हमारा बाह्य मूल्यांकन यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, और हमारा आंतरिक मूल्यांकन कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, उसको हमको जानना है। तो परीक्षा संस्था द्वारा बाह्य मूल्यांकन हेतु हमारे विषयवार लिखित परीक्षा ली जाएगी। यानी आपका क्या परीक्षा होंगे, लिखित परीक्षा होंगे। तो लिखने वाला आपका होगा, उसमें आपको मैं आगे बताऊंगा, जिसमें आपके बहुविकल्पी होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, आपको MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसमें, लिखित परीक्षा में। ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। आंतरिक जो हमारा मूल्यांकन है, यानी कि जो संस्थान में होता है, जो आपके डाइट कॉलेज में होगा, जो आपके प्राइवेट जो डाइट कॉलेज होंगे उसमें होगा, तो वहाँ पे जो हमारे क्या है, आंतरिक मूल्यांकन होंगे। तो संस्थान के स्तर पर नियत पैनल द्वारा यूनिट टेस्ट, आपको यूनिट टेस्ट होगा। जैसे जैसे हर एक चैप्टर के यूनिट खत्म हो रहे हैं, आपको यूनिट टेस्ट लेने हैं। सत्रीय कार्य करवाने होंगे बच्चों से, प्रायोगिक जो हमारे प्रोजेक्ट कार्य होंगे, वर्क होंगे, उसको करवाने होंगे। प्रोजेक्ट एवं परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे ना कि आपके ये जो नंबर्स मिलेंगे आंतरिक वाले, ये इन्हीं के आधार पर आपको मिलने हैं। आंतरिक मूल्यांकन में लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाएं होगी। ये इंपॉर्टेंट है आपको। जो आपका बाह्य एग्जाम या आपका मूल्यांकन हो रहा है, इसमें केवल आपके लिखित परीक्षा हो रही है, लिखने वाली चीज़ें हो रही है। लेकिन जो आपके आंतरिक मूल्यांकन होंगे, इसमें आपके लिखित भी होंगे और आपके मौखिक भी होंगे। मौखिक में क्या हो सकता है कि जब हम लोग प्रायोगिक कार्य कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि खुद से आपको बुला के किसी एक टॉपिक पे जो आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर आपको बोलना होगा, बताना होगा। तो ये चीज़ें, समूह चर्चा चल रही हैं तो उसमें आपको डिस्कशन करना होगा, बहुत सारे आपको एक्टिविटी करनी होती हैं। इसलिए इसमें जो हमारे आंतरिक जो मूल्यांकन होंगे, इसमें आपको दोनों देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है कि आपका जो बाह्य मूल्यांकन होगा वो आपका लिखित होगा, और जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा इसमें आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी, लिखित भी और आपको मौखिक भी। इसमें आपको और भी ध्यान देना है कि दोनों मूल्यांकन के कुल योग से श्रेणी का निर्धारण होता है। ये साफ सी बात है कि आपका दोनों मूल्यांकन को एडप्ट किया जाएगा और लास्ट में आपका ग्रेड दिया जाएगा कि आप किस श्रेणी में आए हुए हैं। आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रशिक्षुवार नामावली के अनुसार परीक्षा संस्था को लिखित परीक्षा के उपरांत संस्थान द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। यानी कि जब आपके पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है संस्थान के द्वारा जो भी आपके आंतरिक मूल्यांकन में नंबर मिले होंगे, वो क्या करेंगे, जो मेन आपका डाइट होगा, संबंधित जो डाइट होगा, वहां पे आपके नंबर्स को भेज दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में अब यहाँ पे देख लीजिए कि लिखित परीक्षा में क्या क्या आपको मिलेगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो आपके 25 शब्दों तक होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो हमारे 75 शब्दों तक होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्या है, पेपर के पैटर्न है जिसको आपको फॉलोअप करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आपके जो प्राप्तांक हैं या जो श्रेणी बनेंगे, यानी जो हमारे मार्क्स हैं या हमारे जो ग्रेड हैं, तो उसमें ग्रेड में क्या है इसको आपको समझना जरूरी है। इसमें 2 पार्ट है, एक हमारा क है यानी लिखित परीक्षा, और एक हमारा ख है आंतरिक परीक्षा। एक हमारा हो गया लिखित परीक्षा, एक हमारा आंतरिक परीक्षा हो गया। लिखित परीक्षा में क्या है कि अगर 80% या उससे अधिक हैं तो उसे उन्हें क्या मिलेगा, A ग्रेड मिलेगा। 80% से कम तथा 75% तक हैं, यानी कि 80 जो हमारे परसेंटेज हैं उससे लेके 65% तक बीच में जो बच्चे होंगे उनको B ग्रेड मिलेगा। वहीं 65% से लेके कम जो हैं बच्चे 50% तक आएंगे, उनको जो है C ग्रेड मिलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 50% अगर कम बच्चे आते हैं तो ये इन्हें क्या माना जाता है, अनुत्तीर्ण माना जाता है, यानी कि वो फेल माने जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो बच्चे D ग्रेड में आते हैं, D ग्रेड पाने वाले, वो बच्चे क्या माने जाते हैं, फेल माने जाते हैं, 50% से नीचे वाले बच्चे। वहीं आपके जो आंतरिक मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन में थोड़ा सा चेंज किया गया है कि इसमें 85+ के परसेंटेज के जो बच्चे ऊपर होते हैं या उससे अधिक होते हैं,
उनको ए ग्रेड दिया जाता है। वहीं आपका 85% से कम तथा 70% तक जो बच्चे आते हैं इसके बीच जो वैरी करते हैं उनको बी ग्रेड दिया जाता है। वहीं 70% से कम तथा 60% तक जो बच्चे होते हैं उन्हें सी ग्रेड दिया जाता है और 60% से कम जो बच्चे हैं उन्हें अनुत्तीर्ण यानी कि उनको फेल माना जाएगा। ये दोनों में बहुत अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इंटरनल में अगर 60% से अगर कम पाते हैं तो आपको इंटरनल में क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। और एक्सटर्नल एग्जाम जो हमारे होंगे, लिखित परीक्षा होंगे, उसमें आप अगर 50% से कम नंबर पाते हैं तो उसमें भी आपको फेल कर दिया जाएगा। ये आपका स्ट्रिक्टली है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है आपको। यानी कि आपके लिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो चाहे वो आपका इंटरनल एग्जाम हो। अब आते हैं हमारा जो यूपी डीएलएड है उसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य भी करने होते हैं। शिक्षण दिगम सामग्री यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होंगे, हमारे मॉडल्स क्या होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे और इंटर्नशिप, ये चीज़ें क्या हैं आपको इसमें कराई जाएगी। आते हैं एक हम लोग बात कर रहे थे कि इंटर्नशिप क्या है। इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग डीएलएड कर रहे हैं चाहे बीएड कर रहे हैं, कोई भी आप कोर्स करते हैं, तो डीएलएड के दौरान क्या होती है कि आपको 1 महीने 15 दिन का खुद से पढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग के रूप में आपको दूसरे विद्यालय या जो दूसरे हमारे स्कूल हैं उसमें आपके ट्रेनिंग के रूप में लगाया जाता है, जिससे कि आप उसमें छोटी छोटी एक्टिविटी को कि वहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कैसे समझाया जाता है, किस तरीके से मैं अपने बातों को बच्चों से पढ़ा सकता हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को एक गाइडलाइन करके आपको सीखना होता है। यानी आप वहाँ पर एक इंटर्नशिप के रूप में वहाँ पर एक ट्रेनिंग लेते हैं एज ए टीचर के लिए, ठीक है ना। टीचर बनने के लिए क्या लिया जाता है, आपको ट्रेनिंग ली जाती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशिक्षु टीचर बोला जाता है, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपके जो इंटर्नशिप होंगे 200 मार्क्स के, 100 मार्क्स से क्या होंगे आपके इंटरनल होंगे और 100 मार्क्स के आपके क्या होंगे एक्सटर्नल होंगे। तो ये किस तरीके से आपके नंबर मिलेंगे, वैरी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। देखिए प्रत्येक सेमेस्टर में 200 अंक इंटर्नशिप के होंगे, यानी कि आपको प्रत्येक सेमेस्टर में 200 मार्क्स आपके इंटर्नशिप के होंगे, जिसमें से जो आपके 50% जो अंक होंगे यानी 100 अंक होंगे संबंधित विद्यालय इंटर्नशिप हेतु आवंटित के प्रधानाध्यापक द्वारा दिए जाएंगे तथा जो आपके 50% अंक होंगे उस संबंधित संस्था द्वारा दिए जाएंगे। देखिए ये समझना है कि अगर आपको किसी स्कूल में आपका ट्रेनिंग लगता है, आप प्रशिक्षु हैं, तो वहाँ के जो हेडमास्टर होंगे, जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, उनके द्वारा आपको 100 में से नंबर देने हैं और जो आपके 100 मार्क्स हैं इंटरनल वाले हैं वो आपको जो संबंधित जो आपके डाइट हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे आपसे मिलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे समझिएगा इंटर्नशिप में जो प्रथम सेमेस्टर हैं उसमें आपके क्या क्या चीज़ें करने होते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय का अवलोकन एवं अध्ययन करना है। क्या करना है, विद्यालय का अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है और हमें अध्ययन करनी होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप उस विद्यालय में जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी देख रहे हैं, टीचर अगर हैं वहाँ पे तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, टीचर के द्वारा कौन कौन से उद्देश्यों का पालन किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं टीएलएम में, प्रोजेक्ट में। टीएलएम यानी कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, टीचर क्या क्या यूज कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर टीचर बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उसमें कौन कौन से विधियाँ प्रयोग कर रहा है, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट को यूज कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बच्चों को खेल कूद के लिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चों को एक संस्कार देने के लिए क्या क्या एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चों का मिड डे मील का चीज़ें कैसी है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती हैं। टीचर का शिष्टाचार हो, चाहे बच्चों का सीखने की एक कला हो, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखने हैं, समझने हैं और अपने जो प्रीवियस जो नॉलेज है, जो आपने सीखा हुआ है अभी तक छोटे में रूप में, अब आपको एक एज अ टीचर के रूप में उस चीज़ को दिखाना होता है, समझना होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें पहले से ही आपको निर्धारित होती है, डिटरमाइन होता है कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कक्षा अवलोकन किया जाता है, यानी कि कक्षा में जाएंगे, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि वहाँ पे शिक्षण विधि देखना है कि आप वहाँ पे कौन कौन से टीचिंग जो है मेथड आपको यूज किए जा रहे हैं। देखिए जो हमारे टीचिंग मेथड है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे। टीचिंग मेथड जो है इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जिस सब्जेक्ट के आप पढ़ाएंगे उसके आपको डिफरेंट देखने हैं। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी आपके अलग मेथड देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उसमें आपको अलग होगा, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं अलग होगा, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं अलग होगा आपका। उसके साथ साथ आपके क्लास के भी मेथड वेरी करते हैं कि अगर मैं छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा प्लेवे मेथड होगा, लर्निंग बाय डूइंग मेथड होगा, मारिया मोंटेसरी मेथड होगा। थोड़ा सा अप में जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक अलग ही मेथड को यूज किया जाएगा। थोड़ा सा मैं और अप जा रहा हूँ तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गए, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गए, अनुसंधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड हो गए, बहुत सारे मेथड को हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं।
नेक्स्ट हमको क्या करना होता है कि छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना एवं छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन करना। देखिए इसमें काम क्या होता है हमारा कि छात्रों का एक प्रोफाइल तैयार करना है कि जितने भी छात्र हैं, अगर मैं क्लास 3 के बच्चों में जाता हूं, वहां पे 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों का मुझे एक एक बच्चे का क्या करना है, हमको एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि बच्चे का एक प्रोफाइल तैयार करना है कि हाँ बच्चा जो है किस किस एक्टिविटी से काम कर रहा है, उसे क्या चीज़ पढ़ने में अच्छा लगता है, कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है और उसके कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हॉबी हो गया, बच्चे को क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, बच्चे को डांसिंग में अच्छा लगता हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यानी कि एक एक बच्चे पे आपको काम करना होता है। और छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन है, यानी कि पहले बच्चा जो है उसका पूर्व ज्ञान क्या रहा। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, हिस्ट्री में मैं सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो क्या बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्यों होता है ये, क्योंकि अगर हम बच्चे का प्रीवियस ज्ञान से अगर इंटरेक्ट करते हैं, उससे रिलेट कर देंगे, तो बच्चे जो उस चीज़ को आसानी से सीख पाएंगे। एक बोला जाता है ना कि एक उनको ताल मिल जाएगा, एक तार मिल जाएगा, जिससे कि वो बच्चे अच्छे से कैचअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना। टीएलएम मतलब ये होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर मैं टीचिंग करवा रहा हूं तो मेरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। अब जैसे समझिए आप, जैसे मैं बच्चों को भूगोल पढ़ा रहा हूं, भूगोल में पढ़ा रहा हूं बच्चों को, भूगोल पढ़ाने से पहले मैं बच्चों को ये पढ़ा रहा हूं महासागर के बारे में, या मैं बच्चों को एक कोई और टॉपिक ले लिया कि जो हमारे कंटिनेंट है सबके बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैं ऐसे ही नहीं बता सकता। अगर मैं क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास ग्लोब होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए। बिना ग्लोब के मैं क्लास 5 के या क्लास 6 के बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसके लिए ग्लोब चाहिए। तो हमारा ग्लोब क्या हो गया, टीएलएम हो गया। उसके साथ साथ मान लीजिए बच्चों को अगर भारत का नक्शा कुछ बताना, या आंध्र प्रदेश के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, या भारत की जलवायु पढ़ा रहा हूँ, या भारत की नदियाँ पढ़ा रहा हूँ, तो भारत का नक्शा भी मेरे पास होना चाहिए। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, ये हमारा टीएलएम का पार्ट हो गया। तो इसको भी चीज़ें आपको ध्यान से देखने होंगे। रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना। देखिए रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग ये होता है, समझना है आपको। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, रेमेडियल टीचिंग का मतलब ये होता है कि मैं बच्चों के सभी बच्चों का प्रोफाइल जब तैयार करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बच्चे जो सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं सीख पा रहे हैं। अब वो नहीं सीख पाने का, हो सके वो धीरे धीरे सीख पा रहे हों, या हो सके उन्हें कुछ और प्रॉब्लम हो रहा हो पढ़ते टाइम और नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दौरान मुझे क्या करना होता है, बच्चे का डायग्नोसिस करना होता है। जैसे डॉक्टर जो है क्या करता है कि जब मैं जाता हूं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, डॉक्टर जो देख के क्या बोलेगा कि जाइए अल्ट्रासाउंड करा के लेके आइए। जब अल्ट्रासाउंड में पता चले कि मुझे स्टोन हुआ है, तब डॉक्टर जो उसके लिए क्या करता है, स्टोन पे अब दवा लिख के जो है उस पर ट्रीटमेंट चलाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे टीचिंग में भी होता है कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो या और भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम उनका क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और जहां उनका प्रॉब्लम पता चल गया कि हाँ बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हमें क्या देना होगा, रेमेडियल टीचिंग देना होगा। रेमेडियल टीचिंग जब बच्चों को देंगे तो उसका प्रॉब्लम अपने आप क्या होगा, सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारी क्या है, नए जो हमारे असेसमेंट हैं, जो हमारे आकलन होते हैं बच्चे के, ये नए नए तरीके हैं जिससे कि हम लोग फॉलोअप करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना एवं भौतिक संसाधनों की स्थिति की समालोचना करना। अब हमें विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना होता है। इसमें विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करने में क्या देखेंगे कि कितने टीचर हैं, एक टीचर पे कितने बच्चों को रखा गया है, जो कि हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग है कि हमारे अगर 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं तो उसमें एक टीचर पे 30 बच्चे होना जरूरी है, और 6 से 8 में आ जाएगा तो वो उसमें हमारे 35 बच्चों पे एक टीचर होना जरूरी है। तो उसके रिगार्डिंग भी देखना होता है। बच्चों के लिए जो है सेम जो बच्चे के क्लासेज हैं उनके लिए जो हमारे भौतिक संसाधन में जैसे ये हो सकते हैं कि पानी की सुविधा है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है, वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट है कि नहीं है, क्लासरूम एक्स्ट्रा क्लासरूम है कि नहीं है, बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको हमको देखने होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। जो हमारे शैक्षिक जो हमारे गतिविधियां हो रही हैं, चाहे निपुण का आ रहा हो, चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, जो हमारे छोटे छोटे आती हैं, जो प्रेरणा पोर्टल से जो हमारे बच्चों के लिए आता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, क्या उनके लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमको देखनी होती हैं। विद्यालय अभिलेखों का विवरण, यानी जो हमारे विद्यालय के जो अभिलेख हैं उसका विवरण देखना होता है। रख रखाव कैसे हो रहा है उसके बारे में हमें समालोचना करनी होती है। वही हम लोग विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना, जो विद्यालय के जो अभिलेख हैं उसको भी हम लोग तैयार करते हैं। जैसे जो हम लोग डेली की डेली मेंटेनेंस करते हैं डायरी ना, आप देखेंगे वहाँ पे जब सरकारी आप लोग लगेगा आप लोगों का जब प्रशिक्षण के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग जाइएगा, जिनका गवर्नमेंट जैसे कि प्राइमरी में अगर आपका लगता हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ के जो डायरी होते हैं उसको मेंटेनेंस करने होते हैं डेली रूटीन के, वो भी आपको करना पड़ता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप का विवरण होता है उसको भी आपको करने होते हैं, यानी कि जो हमारे को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसको भी उसमें आपको एडअप करने होते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, ठीक है ना, और SMDC की स्थिति एवं उसकी समालोचना। सामुदायिक सहभागिता की स्थिति ये होती है कि देखिए अगर हम लोग बात करें तो आपके जो BO होता है, जो BO होता है ब्लॉक एजुकेशन जो ऑफिसर होते हैं, इनका ये काम होता है कि ये हर महीने में एक फॉलोअप करें, जितने भी विद्यालय हैं वहाँ के टीचर के द्वारा, वहाँ के जो हेडमास्टर के द्वारा फॉलोअप करें कि हमारे जो विद्यालय की जो संरचना है, चाहे हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो यानी कि बच्चे का नामांकन को बढ़ोतरी करना, या जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है यानी बच्चे जो बीच में छोड़ देते हैं उनको कमी करना, तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है तो इसमें क्या होती है, बीच बीच में हमारे सामुदायिक सहभागिता होती रहती है। तो इसको भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर उस दौरान होता है तो, यानी कि अगर आप उस वहाँ पे प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, एक तमाम चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे, ये देखिए आपको नंबर्स हैं, अगर आप उस विद्यालय में जाते हैं तो आपको इसी तरह से नंबर मिलेंगे। कक्षा ये अवलोकन के लिए 10 नंबर हो, छात्रों का पूर्व ज्ञान के लिए 10 नंबर है अगर आप अच्छे से कर पाए तो, TLM के लिए 10 है, रेमेडियल टीचिंग अगर वहाँ पे बेहतर आप कर पाए तो उसके लिए 10 है, यानी आपको 10-10 नंबर का जो है पूरा ये 100 मार्क्स का इसमें दिया हुआ है। ये कौन देता है नंबर, तो ये हमारे जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनके द्वारा आपके ये एक्टिविटी पे, आपकी क्रिया पे, आपको उस तरह से जो भागीदारी है उसके लिए आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपका ध्यान दीजिएगा कि जो आपके DLED का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें देखिए संगीत का जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में देखने को मिलता है और तीनों में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें बेसिक है कि संगीत क्या होता है, संगीत जानना जरूरी है। ये हमारा को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है, जिससे कि बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसको हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें जुड़ के बच्चों को एक बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। वही हमारा शारीरिक शिक्षा होता है और स्वास्थ्य शिक्षा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड चारों में आपको पढ़ने होंगे। इसमें आपको बच्चों को शारीरिक शिक्षा देना और हमें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानना जरूरी होगा, जो ये आपके सब्जेक्ट हैं, पेपर हैं। वहीं हम लोगों को कला के बारे में जानना है, जिसमें आपका दृश्य कला, हस्तकला क्या होती है, किस तरीके से इसकी चीज़ें हैं। इसमें आपको प्रयोगात्मक कार्य भी करने हैं, प्रोजेक्ट कार्य भी करने हैं, मॉडल भी बनाने होंगे, और ये हमारा एक्टिविटी जो है कहाँ पे होगा, आपके क्लासरूम में, स्कूल में होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आपके प्रथम पेपर हैं यानी कि बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट और आपका दूसरा पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, मैं इसको इसी अपने YouTube चैनल पे पढ़ाऊंगा। एक एक स्टेप में मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा आपको, और मैं बेहतर ढंग से आपको चीज़ें देने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको और भी जो पेपर हैं उसमें अगर कोई चीज़ दिक्कत होती है तो मैं आपको उसको भी पढ़ा दूंगा एट अ टाइम। बाकी हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके क्लासेज हैं, आई होप मुझे लगता है कि आपके डाइट के क्लासेज हैं या जो प्राइवेट क्लास संस्था के जो क्लासेज हैं, क्लासेज चल रहे हैं, आप लोग उसको भी अटेंड करिए। बाकी मेरे साथ भी आप लोग जुड़े रहिए कि आपको एक बेहतर तरीके से जो भी आपके प्रथम सेमेस्टर के होंगे मैं इसको लेके चलूँगा, और आपके जहाँ भी आपकी चीज़ें हो पाएगी मैं उसमें एक अपना सुनिश्चित भागीदारी करूँगा। बाकी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।